हाय फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं मनी बैंकिंग की यूनिट, जो कि सेकेंड यूनिट है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, जिसकी वेटेज 6 मार्क्स तक है एग्जामिनेशन में। इससे पहले मैंने नेशनल इनकम की पूरी यूनिट अपने चैनल में अपलोड कर दी थी। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में प्रेस करिएगा बेल आइकन को, ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिले। और आज के इस पोर्शन में हम कवर करेंगे मनी के बारे में। मनी का सबसे पहले मैंने मीनिंग लिखा है। तो मनी क्या है कि मनी इज एनीथिंग, क्या है मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या हेल्प करता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए हेल्प करता है, क्योंकि हमें देखिए कभी भी गुड्स खरीदना होता है तो उस गुड्स को खरीदने के लिए हमें मनी बहुत ही हेल्प करता है। दूसरा का मेजर ऑफ वैल्यू, किसी भी चीज़ की वैल्यू को मेजर करने का जो काम अच्छा हो सकता है वो मनी की हेल्प से ही हो सकता है। तीसरा का स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है। और चौथा मीन्स ऑफ फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, ठीक है, मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। तो मनी क्या है? एनीथिंग है विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी हेल्प करता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए, मेजर ऑफ वैल्यू के लिए, स्टोर ऑफ वैल्यू के लिए एंड मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट के लिए भी हेल्प करता है मनी। अब देखिए मनी के मैंने लिखा है मनी एज 4 फंक्शन। तो देखिए इसे समझने से पहले मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि मनी से पहले हम क्या यूज करते हैं। मैंने मनी के मीनिंग को आपको बता दिया। तो मनी के मीनिंग के बाद अगर हम बार्टर सिस्टम की भी मीनिंग जान लें तो अच्छी रहेगी। तो देखिए मनी के आने से पहले हम जो यूज करते थे वो बार्टर सिस्टम को ही यूज करते थे। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है, हिंदी नेम होता है वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है। अगर आप हिंदी में भी है तो आप जरूर वॉच करिए वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगी। तो बार्टर सिस्टम का नाम क्या होता है? वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है। तो बार्टर एक्सचेंज में क्या होता था? देखिए कि गुड्स के बदले ही गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था। ओके, गुड्स के बदले ही गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था। तो इसमें ना काफी सारी दिक्कतें होती थी, इसीलिए हमें मनी की जरूरत होने लगी और लास्ट में हमें मनी ही अपनानी पड़ी। तो देखिए बार्टर सिस्टम का मीनिंग क्या है? तो बार्टर एक्सचेंज रिफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। क्या है? रिफर्स फॉर एक्सचेंज फॉर गुड्स। ओके, गुड्स के बदले ही गुड्स को हम एक्सचेंज करेंगे। तो देखिए बार्टर एक्सचेंज को हम क्या कहते हैं? सीसी इकोनॉमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीसी इकोनॉमी। सीसी इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी, ठीक है। अब सी का मतलब क्या है? कमोडिटी है। ओके, सी का मतलब यहाँ पर कमोडिटी है। तो बार्टर सिस्टम जब भी हम फॉलो करते थे तो काफी सारी दिक्कतें हमें झेलनी पड़ती थी। जैसे पहला अगर हम लिमिटेशन की बात करें तो बार्टर सिस्टम का पहला लिमिटेशन क्या था? तो लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है? देखिए अगर कोई फार्मर है, ठीक है, अगर कोई फार्मर है उसके पास गेहूं है, अगर उसे जूते चाहिए तो वो किसके पास जाएगा? कोबलर के पास जाएगा। अगर कोबलर के पास वो गया और कोबलर को गेहूं नहीं चाहिए तो जूते तो एक्सचेंज नहीं करेगा। तो यहाँ पर तो लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस बॉन्ड्स हो गए। बट अगर कोबलर को भी गेहूं चाहिए और फार्मर को भी जूते चाहिए तो यहाँ पर एक्सचेंज हो सकता है, क्योंकि गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज हो सकता था। बट मनी के आने से क्या हो गया? बहुत ही आसान हो गया। देखिए अब फंक्शन भी क्या है? इसी का ऑपोजिट है। देखिए मनी के आने से क्या हो गया कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है बहुत ही ईजी हो गया। मीडियम ऑफ एक्सचेंज कैसे ईजी हो गया? देखिए अगर मुझे जूते चाहिए तो मैं पैसे दे के इजीली ले सकता हूँ शॉप से। मुझे कोई टेंशन नहीं होगी कि मुझे अब किसी से गुड्स के बदले गुड्स ही लेना है। अब मैं मनी दूंगा, वो मुझे गुड्स दे देगा इजीली। दूसरा क्या था कि लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। देखिए कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है कि मनी नहीं जब थी तो बार्टर एक्सचेंज चलता था। तो उसमें क्या होता था? मानिए कि इतनी सी गेहूं है, एक मुट्ठी गेहूं है, तो उसके बदले मुझे क्या मिल सकता है वो भी मेजर करना बहुत ही मुश्किल था उस टाइम। बट अगर मेरे पास अभी के टर्म्स में अगर मेरे पास मनी है तो मैं इजीली मेजर कर सकता हूँ वैल्यू। अगर 1 किलो गेहूं के दाम 22 रुपए तो मैं 22 रुपए दे के आराम से गेहूं खरीद सकता हूँ, ठीक है। तीसरा क्या था? लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। देखिए स्टोर ऑफ वैल्यू को भी रखना बहुत मुश्किल था। मानिए कोई फार्मर है जो कि केले की खेती कर रहा है, ठीक है, केले की खेती कर रहा है। अब वो केला कितना दिन तक रख सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा वो सप्ताह भर तक रख सकता है। और उसे मानिए किसी को पैसे देने हैं बट अभी नहीं, उसे 6 महीने बाद देने हैं, तो कैसे रख सकता है? स्टोर ऑफ वैल्यू तो हो, मतलब उसे कुछ देने हैं तो वो कैसे रख सकता है? उसे तो केला सिर्फ 6 या 7 दिन ही रख सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। बट उसे एक्सचेंज तो करना होगा कुछ दिन बाद, तो उसके लिए भी दिक्कत आती थी बार्टर एक्सचेंज में। बट अभी क्या है? स्टोर ऑफ वैल्यू ईजी है। मनी है, मनी को आप जितना दिन तक स्टोर कर सकते हैं इजीली वो स्टोर हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है इसमें। और लास्ट क्या था? लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट क्या? अगर मुझे फ्यूचर में कुछ पेमेंट करनी है तो दिक्कत होती थी। क्यों? क्योंकि मेरे पास अगर
वही बात है, केला है तो मेरा केला कितना दिन तक रह सकता है? 1 वीक, ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक। तो 1 वीक में तो ये खराब हो जाएगा केला। अब मैं उसे पेमेंट कैसे करूँगा, इसमें दिक्कत आती थी। बट मनी की हेल्प से बहुत ईजी होगी। मनी है तो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट ईजिली है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी हो रहा है, गुड्स के बदले हमें पैसे दे देते हैं, हमारी मीडियम ऑफ एक्सचेंज बहुत ईजी होगी। मेजर ऑफ वैल्यू भी बहुत ईजी होगी, किसी भी चीज़ की मेजर कैसे मेजर कर सकते हैं, तो उसके हम प्राइस के टर्म्स में हम बता सकते हैं और मनी हम उसे दे सकते हैं, पे कर सकते हैं, तो हमें गुड्स मिल जाएगी। तीसरा क्या, स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी को स्टोर करना भी बहुत ईजी है। और चौथा क्या, स्टोर ऑफ डेफर्ड पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट्स के लिए भी मनी बहुत हेल्प करता है। तो मनी का मीनिंग जो है, सिंपली मैंने इसी को लिखा है, मनी के 4 फंक्शन को ही मैंने सिंपल मीनिंग में लिखा है कि मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। तो इसको मैं रफ करता हूं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। और इसके बाद हम जानेंगे मनी सप्लाई के बारे में, और मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स क्या है मेजर करने के, तो भी हम जानते हैं। तो चलिए इसको मैं रफ करता हूँ, आप इसको जरूर नोट करिए। चलिए अब जानते हैं मनी सप्लाई एंड इसके मेजर्स के बारे में। तो मनी सप्लाई एंड इसके मेजर के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो मनी सप्लाई के पहले मीनिंग जानते हैं। तो मनी सप्लाई क्या है, इज द टोटल स्टॉक ऑफ करेंसी। मनी सप्लाई इज द टोटल स्टॉक ऑफ करेंसी विच इज हेल्ड बाय पब्लिक, जो कि हेल्ड करेगी कौन, पब्लिक हेल्ड करेगी एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को देख के आपको एक चीज तो क्लियर होनी ही चाहिए कि ये कौन सा नेचर का कंसेप्ट है। तो ये कौन सा नेचर का कंसेप्ट होगा, ये स्टॉक नेचर का कंसेप्ट होगा। इसको मैंने लिखा भी है कि इट इज अ स्टॉक कंसेप्ट। तो उससे पहले मैंने क्या लिखा था, इट कैन इंक्लूड कैश, कॉइन्स एंड डिमांड डिपॉजिट्स। देखिए M1 में मतलब मनी सप्लाई में क्या कहता है, कैश आएगा, कॉइन्स आएगा एंड डिमांड डिपॉजिट्स आएगा। डिमांड डिपॉजिट्स क्या होता है कि हम जब अपने सेविंग को चेक्स के थ्रू विड्रॉ करते हैं तो वो डिमांड डिपॉजिट होता है। ठीक है, जो अकाउंट होल्डर है वो अपनी अमाउंट को चेक्स के थ्रू विड्रॉ करता है तो वो क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट होता है। तो देखिए अब हम जानते हैं मेजर्स के बारे में। तो मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, तो मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई में पहले आता है M1। M1 जो है वो हमारे सिलेबस में भी है 12th के, और M2, M3 एंड M4 ये हमारे सिलेबस में कवर नहीं होती है, बट हम इसको नॉलेजेबल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा जान लेते हैं, अच्छा रहेगा। तो M1 सिर्फ हमारे सिलेबस में तो जानते, देखिए M1 को अच्छे से देखिएगा। तो M1 में क्या आता है, C आता है, मतलब करेंसी प्लस DD प्लस OD, C प्लस DD प्लस OD। तो C क्या है, करेंसी है, DD क्या है, डिमांड डिपॉजिट है, और OD क्या है, अदर डिपॉजिट है। ओके, मैंने आपकी हेल्प के लिए इसे लिख भी दिया है। C क्या, करेंसी, डिमांड डिपॉजिट्स, DD, और OD मतलब अदर डिपॉजिट्स। ओके, तो करेंसी जो होती है वो 2 टाइप की होती है। करेंसी 2 टाइप की होती है। अब क्या क्या, तो एक होता है पेपर नोट्स प्लस कॉइन्स, ये हो गया करेंसी। दूसरा डिमांड डिपॉजिट जो होता है वो बाय कमर्शियल बैंक होनी चाहिए। डिमांड डिपॉजिट किसके द्वारा होनी चाहिए, बाय कमर्शियल बैंक। और अदर डिपॉजिट क्या, बाय RBI। तो देखिए डिमांड डिपॉजिट बाय कमर्शियल बैंक एंड अदर डिपॉजिट बाय RBI। अदर डिपॉजिट में क्या, देखिए RBI जो है वो जैसे अदर डिपॉजिट में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, ये अदर डिपॉजिट में आ जाएगा, जिसका अकाउंट नंबर भी आपको मालूम होना चाहिए। अकाउंट नंबर क्या है, 2 है। ओके, अब दूसरा चीज है M2। तो M2 क्या है, तो M2 बराबर क्या होता है कि M1 प्लस सेविंग विथ पोस्ट ऑफिस। M1 को अगर हम ऐड करेंगे, मतलब C प्लस DD प्लस OD, M1 प्लस सेविंग विथ पोस्ट ऑफिस, तो मेरा M2 इजिली निकल जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या था M3, M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट ऑफ पब्लिक विथ बैंकिंग सिस्टम। जो भी बैंकिंग सिस्टम के थ्रू नेट टाइम डिपॉजिट्स जो डिपॉजिट्स हो रहे हैं उसको अगर ऐड कर दें, मतलब M1 में हम ऐड कर दें नेट टाइम डिपॉजिट विथ पब्लिक विथ बैंकिंग सिस्टम, तो ये मेरा M3 निकल जाएगा। ठीक है, मेरा M3 हो गया। M3 क्या है, बेस्ट मेजर है। M3 क्या है, बेस्ट मेजर है। हमारी जो RBI है, ये हमारे जो बैंकिंग सिस्टम में फॉलो किया जाता है, M3 को ही फॉलो किया जाता है। लास्ट है M4। M4 क्या है कि M3 मतलब क्या, M3 जो है वो सारा कुछ और ऑल डिपॉजिट्स विथ पोस्ट ऑफिस, जितने भी डिपॉजिट्स होते हैं पोस्ट ऑफिस के थ्रू, उसको सारा कुछ लेंगे
एक्सक्लूडिंग एनएससी। एनएससी क्या होता है? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। एनएससी क्या है? एक नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है। तो इसको हम एक्सक्लूड कर देंगे तो मेरा M4 निकल जाएगा। M4 में क्या है? M3 प्लस ऑल डिपॉजिट विद बैंक पोस्ट ऑफिस एक्सक्लूडिंग एनएससी। अब कुछ नोट में मैंने लिखा है कि पहला वक्त कि M1 क्या है? ऑल्सो नोन एज ट्रांजेक्शन मनी। M1 क्या होता है? ट्रांजेक्शन मनी है। ठीक है, आपको ये MCQ में पूछा जा सकता है क्योंकि M1 जो है हमारे सिलेबस में कवर किया जाता है। तो M1 को हम क्या बोल सकते हैं? ट्रांजेक्शन मनी बोल सकते हैं। दूसरा बात कि करेंसी मनी जो है इसको हम इसको हम किस टर्म में यूज करते हैं? इसको हम फिएट मनी भी कहते हैं। करेंसी मनी को हम क्या कहते हैं? फिएट मनी भी कहते हैं। अब और एक बात हम अगर बोले तो M1, ठीक है, M1 क्या है? मोर लिक्विड होता है। ठीक है, मतलब इजीली कन्वर्टेबल हो सकेगा कैश में। मोर लिक्विड का मतलब इजीली कन्वर्टेबल इन कैश। ओके, M1 क्या है? मोर लिक्विड है, इजीली कन्वर्टेबल हो सकेगा कैश में। जबकि M3 एंड M4 क्या है? लेस लिक्विड है, ये कन्वर्टेबल होते नहीं इजीली कैश में। ठीक है, तो उसके बाद दूसरा बात कि M1 जो है नेरो कंसेप्ट है। नेरो कंसेप्ट मतलब क्या? C प्लस DD प्लस OD, ये बस है सिर्फ नेरो कंसेप्ट। बट अगर हम M3 और M4 की बात करें तो M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट था, मतलब क्या? ब्रॉडर कंसेप्ट है। ये दोनों ही ब्रॉडर कंसेप्ट होते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि M1 क्या है? नेरो कंसेप्ट है। M3 एंड M4 क्या है? ब्रॉडर कंसेप्ट है। M1 क्या है? हाईली लिक्विड होता है और M3 एंड M4 लेस लिक्विड होता है। बस इन बातों का आपको ध्यान देना है और ये पूरा का पूरा आपका चैप्टर कवर हो गया। मनी चैप्टर था, बहुत ही इजी चैप्टर था। हमने इसमें क्या क्या जाना, आइए रिकॉल थोड़ा अच्छे से करते हैं। हमने मनी की मीनिंग जानी, मनी की फंक्शंस के बारे में जाना, उसके बाद हमने बार्टर सिस्टम को जाना, बार्टर सिस्टम के हमने लिमिटेशन को भी जाना। उसके बाद हमने मनी सप्लाई देखी, मनी सप्लाई की मीनिंग क्या होती है। मनी सप्लाई क्या है? स्टॉक कंसेप्ट है। ओके, मनी सप्लाई को मेजर कैसे करते हैं? तो मनी सप्लाई को मेजर करने के 4 मेजर है, M1, M2, M3 एंड M4। M1 का क्या है? C प्लस DD प्लस OD। M2 क्या है? M1 प्लस सेविंग विद पोस्ट ऑफिस। M3 क्या? M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट पब्लिक विद बैंकिंग सिस्टम। ये बेस्ट मेजर होता है। आपको ये पूछा जा सकता है कि हमारी जो बैंकिंग सिस्टम है वो किसको फॉलो करती है? तो M3 को ही फॉलो करती है। और M4 क्या है? M3 प्लस ऑल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस एक्सक्लूडिंग एनएससी। एनएससी का फुल फॉर्म क्या था? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ओके, और अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में प्रेस करिएगा बेल आइकन को, ताकि आपको मेरी रेगुलर वीडियो सबसे पहले मिल